सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए हैं। आप सबको उसके परिणाम के बारे में मालूम है। अखबारों में काफ़ी कुछ उसके बारे में लिखा भी गया है, एडिटोरियल कमेंट्स भी आए हैं, बाद में कुछ आर्टिकल्स भी आए हैं उस चुनाव को लेकर के। अगर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं, इसे बिल्कुल जानने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार चुनाव में क्या क्या हुआ, किस किस तरह के रिजल्ट आए, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यदि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि नहीं, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है तो किस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ दोनों आपको कंट्राडिक्शंस वाले दिखाई दे रहे होंगे स्टेटमेंट। मैं कह रहा हूँ कि प्री के लिए जानना जरूरी नहीं है, उससे कोई भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। क्या पूछेंगे उससे, क्योंकि जो घटनाएं हैं वो इतनी वेल नोन है कि किसी से भी पूछ लिया जाएगा तो वो बताने की स्थिति में होगा। तो सिविल सर्विस इस तरह के प्रश्न पूछता नहीं है, तो फिर मेंस में रह क्या जाता है। यही चुनौती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की। तो फिर क्यों मैं इस पर बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं इसी विषय पर आज बात करने जा रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव से क्या संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, ये जो चुनाव हैं, ये चुनाव डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ चुनाव भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस चुनाव से हम ये देखने की कोशिश करें कि क्या संकेत हमें मिल रहे हैं डेमोक्रेसी को लेकर के। डेमोक्रेसी ठीक है, उसका जो मैकेनिज्म है वो चुनाव का है, लेकिन उस पूरे के पूरे चुनावी मैकेनिज्म में और जिस तरीके से चुनाव होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बातें रखती हैं, जिस तरीके से उन्हें जीत मिलती है, उससे सही मायने में हमें जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसके चरित्र का ज्ञान होता है। तो इस विधानसभा चुनाव में हमें कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो हमें डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि अब की जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किस तरह की होती जा रही है। देखिए, किताबों में आप पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके आदर्श स्वरूप के बारे में जानते हैं, उसके लाभ और हानि के बारे में आपको ज्ञान है। लेकिन जब वही बातें प्रैक्टिकली उतर करके आती हैं सतह पर, ज़मीन पर, तो क्या वे उसी तरह की होती हैं? और यदि वे उसी तरह की नहीं हो रही हैं तो क्या हम उसे डेमोक्रेसी मान सकते हैं? और अगर हम उसे डेमोक्रेसी नहीं मान सकते तो फिर सवाल उठता है कि चुनाव कराए क्यों जा रहे हैं। तो आप देखिए कि उससे कितने सारे सवाल उठ करके खड़े होते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना। मैंने आईएएस की तैयारी के लिए 2 पुस्तकें लिखी हैं। आप आईएएस कैसे बनेंगे, इसी के 2 भाग हैं। यह इंग्लिश में भी है। अब तक इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। यदि आप अपने आईएएस के लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आप इन दोनों पुस्तकों को लाइट हाउस मानकर चलें। यह आपके लिए एक प्रकार से मस्ट रीड बुक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ये दोनों पुस्तकें मंगा सकते हैं। तो आइए, विधानसभा के चुनाव से लोकतंत्र के चरित्र के कौन कौन सी विशेषताएं हमें दिखाई दे रही हैं, और मैं कह रहा हूँ कि भविष्य का लोकतंत्र किस तरीके का हो सकता है। तो मेरा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव से ही है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। अखबारों में आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है वो भी एक तरह की गठबंधन ही थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट था। उन्हें बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं, बहुत बड़ी सफलता मिली है, 2/3 से भी अधिक सफलता। और आप जानते हैं कि यदि किसी भी पार्टी को 2/3 से अधिक मत मिल जाते हैं तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाता है, राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से भी और कानून बनाने की दृष्टि से भी। और खासकर वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती हो पार्टी जहाँ विधान परिषद न हो, यानी कि एक सदनीय व्यवस्था हो। तो ये आप बातें पढ़ चुके हैं। तो ये जो इतनी बड़ी सफलता मिली है, इस सफलता के पीछे कारण क्या है, और वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जानने की दृष्टि से। दोस्तों, पिछले कुछ चुनाव में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों या लोकसभा के चुनाव हों, अक्सर एक बात देखने में आ रही है, और वो है कि पॉलिटिकल पार्टी जब अपना मैनिफेस्टो देती हैं तो उसमें मुफ्त देने की एक होड़ सी लगी रहती है कि हम जीत करके आएंगे तो हम ये देंगे, हम जीत करके आएंगे तो हम ये देंगे, हम जीत करके आएंगे तो हम ये देंगे। और इसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल है। आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अपनी मैनिफेस्टो में जिसको लुभाने की कोशिश करती हैं, जिस वर्ग को, उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। हम महिलाओं को ये देंगे, एकमात्र महिला ही नहीं होती, लेकिन हम महिलाओं को यह देंगे। जैसे अभी जो पार्टी जीत करके आई है उसने वायदा किया
कि हम आपको 10-10 हजार रुपए देंगे, और उसने बकायदे 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज दिए। अब ये जो 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने अपने पर्स से नहीं दिए हैं, सरकारी फंड से दिए हैं। 1.21 करोड़ यानी कि 121 लाख महिलाओं के पास 10-10 हजार रुपए भेज दिए गए, और वायदा किया गया कि हम आपको आगे 2-2 लाख रुपए और देंगे। इसे हम कहते हैं फ्री बीज। अब आपको थोड़ा सा विचार ये करना है कि पॉलिटिकल पार्टी ने जो ये 10-10 हजार रुपए दे दिए हैं, जो सत्ता में थी वही दे सकती है, तो इसे आप किस रूप में लेंगे? क्या ये एक तरीके की ब्राइब नहीं है? जो विपक्ष था उसने भी वायदा किया, उसने बाकायदे वायदा किया कि यदि हम सत्ता में आ गए तो सत्ता में आने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। और वहाँ कितने परिवार हैं? 2.77 करोड़ परिवार, 277 लाख परिवार वहाँ हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वहाँ भी जो अभी सरकारी नौकरी में लोग हैं वो कितने हैं? 20 लाख। और वो कह रहे हैं कि हम 2.25 करोड़ लोगों को और नौकरी देंगे। तो कहाँ से नौकरी देंगे वो? तो यहाँ आपको दो अंतर साफ दिखाई दे रहे होंगे। जो सत्ताधारी पार्टी है उसके पास तो ताकत है, उसके पास फंड है, उसने पैसे भेज दिए। तो जब मतदान हुआ तो स्वाभाविक तौर पर वो 10-10 हजार रुपये ले चुकी हैं महिलाएं, तो उन्होंने मतदान कर दिया। और जो विपक्ष था उनकी इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हुआ कि वो 25-25 हजार रुपये देंगे और हर परिवार के एक व्यक्ति को वो रोजगार भी देंगे, उस पर उनका भरोसा नहीं हुआ। उनको सीधे ये लगा कि भैया इन्होंने तो हमको दे दिया है तो इनकी बात का ज़्यादा भरोसा करो, क्योंकि वायदा तो ये भी कर रहे हैं और वायदा वो भी कर रहे हैं। तो अगर आप इसे डेमोक्रेसी की नैतिकता की दृष्टि से देखेंगे तो ये अपने आप में सही नहीं है, लेकिन चूंकि इसके विरोध में कोई कानून नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो अपना काम कर रही है। न्यूयॉर्क के मेयर का अभी चुनाव हुआ था, और न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत करके आया है जो अननोन था, भारतवंशी हैं, वो भारत मूल के हैं, जिसे कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने कुछ वायदे किए, वो भी फ्री बीज वाले ही वायदे किए। उन्होंने किस तरह के वायदे किए? उन्होंने यही कहा कि मैं जो मकानों के किराए हैं उनको फिक्स कर दूंगा, मैं जो युवा हैं, जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनको बस सेवा मुफ्त उपलब्ध कराऊंगा, जो सरकारी दुकानें हैं वहाँ मैं रेट फिक्स कर दूंगा, वहाँ उनको सस्ती कीमत पर सामान मिलेगा, डे केयर सेंटर में बच्चे भेजे जाएंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे। अब आप देखिए कि ये भी क्या है, ये भी फ्री बीज है। और ये फ्री देने का वायदा किस देश में किया जा रहा है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, जहाँ लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि लोगों की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो खराब होती जा रही हैं? क्या यह इस बात का संकेत है कि लोगों को फ्री की चीज़ें चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा आकर्षण फ्री की चीज़ों के लिए होता जा रहा है? तो क्या यह इस बात का संकेत है कि लोकतंत्र में इस तरह के ब्राइब की घोषणा अपने आप में जायज़ है? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरफ से पैसा नहीं देते, मैं बता चुका हूँ आपको, ये सरकारी पैसा है। 2 मिनट के लिए कल्पना करके देखिए कि यदि ये सरकारी पैसा सरकार के पास होता तो इसका वो क्या करती? जितने भी हमारी राज्य सरकारें हैं, बताने की जरूरत नहीं, बुरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है, और आप इस तरह से फ्री बांट रहे हैं इसलिए कि चुनाव में हमारी जीत हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा संकट होता दिखाई दे रहा है, खासकर भारतीय लोकतंत्र के चुनाव के लिए। ये कहाँ जाकर के रुकेगा दोस्तों हम नहीं जानते, लेकिन ये जो संकेत है ये अच्छा नहीं है। और भी बातें कही हैं सत्ताधारी पार्टी ने, जैसे उन्होंने कहा कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये कर दी गई, और इसका जो असर है लगभग 1.1 करोड़ गरीब वोटर्स पर पड़ा। तो ये बात तो समझ में आती है क्योंकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई गई है, तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा होती है। लेकिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देना और 25-25 हजार रुपये देने का वायदा करना, ये तो कोई सामाजिक सुरक्षा की बात नहीं है। हालांकि ठीक है, आप महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इसे देख सकते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इसी रूप में इसे ले भी रही हैं, लेकिन जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आप थोड़े से तो डगमगा जाएंगे कि हम सच में इसे सामाजिक कल्याण के रूप में कितना माने। और अगर हम इसे सामाजिक कल्याण मान भी लेते हैं तो क्या ये स्थायी है, क्या नैतिक रूप से सही है?
जो सामाजिक कल्याण है उसकी व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें आर्थिक रूप से इस तरीके से सक्षम बना दें कि उन्हें इस तरह की किसी सहायता की जरूरत ही न पड़े, लेकिन उसके बारे में विचार नहीं किया जाता। दोस्तों, दूसरी जो बात उभर करके इस चुनाव में आई है वो ये कि महिलाएं और यूथ अब चुनाव के मुख्य स्तंभ बन गए हैं। महिलाएं फ्री में मिल रहा इसलिए, और यूथ उनमें जागृति आई है और वो सामाजिक बदलाव चाहते हैं। तीसरा संकेत ये मिल रहा है कि पूरे के पूरे चुनाव अभियान के दौरान जाति की ज़्यादा बातें नहीं हुई, संप्रदाय की ज़्यादा बातें नहीं हुई, धर्म की ज़्यादा बातें नहीं हुई। शायद पॉलिटिकल पार्टी समझ गई है कि अब वो दौर ख़त्म हो गया है और जो नई पीढ़ी आई है उसे इसके आधार पर अपने में मिलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये जो बाद वाली बातें हैं डेफिनेटली वो लोकतंत्र के मेच्योर होने की ओर कहीं ना कहीं इशारा करते हैं। तो मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं जो विधानसभा चुनाव से उभर करके आए हैं, और यदि इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में तो रेफरेंस के तौर पर आपको बिहार विधानसभा के चुनाव की चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।